हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा अपवाह तंत्र के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। हमने इनको दो भागों में विभाजित किया था, एक हिमालय क्षेत्र के अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार के अपवाह तंत्र। हिमालयीन अपवाह तंत्र में हम लोगों ने कल देखा था कि सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में। उसके पश्चात आज हम लोग देखने वाले हैं गंगा अपवाह तंत्र और अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, चलिए तो आइए आज हम लोग गंगा अपवाह तंत्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप सबके सब इंडिया का मैप बनाना सीख ही चुके हैं, तो जल्दी से एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर लीजिएगा। केवल हमको उत्तर भारत के इन क्षेत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, बस केवल ये मैप आप एक छोटा सा बना करके रख लीजिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग गंगा नदी को बहाते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो गंगा नदी उत्तराखंड पहुंच जाइए और उत्तराखंड में दो नदियां, एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, ध्यान रखिएगा, दो नाम मैं ले रहा हूं, भागीरथी और अलकनंदा। इन दो नदियों का संगम होता है देवप्रयाग में। इस जगह का नाम है देवप्रयाग। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा नामक दो नदियां जो कि देवप्रयाग में मिलती हैं, तो इस देवप्रयाग में मिलने के पश्चात ही ये नदी गंगा कहलाती है। ठीक है, अब ये नदी कहलाई क्या? गंगा। अर्थात गंगा का उद्गम जो कि गंगोत्री से माना जाता है, और गंगोत्री से एक्चुअल में निकली कौन है? भागीरथी। गंगोत्री से निकली है भागीरथी, और इस भागीरथी में जब अलकनंदा देवप्रयाग में मिल जाती है, उसके पश्चात ये कहलाती है क्या? गंगा। गंगा उत्तराखंड, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में थोड़ा सा झारखंड, फिर बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए तो पश्चिम बंगाल में पहुंचने के पश्चात यहां पर एक स्थल है जिसका नाम है मुर्शिदाबाद। यहां पर जगह है मुर्शिदाबाद। ये जो मुर्शिदाबाद नामक जगह है, यहाँ पर गंगा नदी दो अलग अलग उपनदियों में विभक्त हो जाती है, दो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाती है, जिसमें से इसकी एक उपनदी का नाम है हुगली। इसकी एक उपनदी का नाम है हुगली, और हुगली जो है पूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। जबकि इसकी दूसरी उपनदी का नाम है भागीरथी। इसकी दूसरी उपनदी का नाम है भागीरथी, और ये जो भागीरथी नदी है, ये भागीरथी नदी यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल के पश्चात ये पहुंच चुकी है कहाँ? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में पहुंचने पर इसका नाम पड़ता है पद्मा। अब ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये जो पद्मा नदी है, इस पद्मा नदी में कुछ दूरी पर आकर के मणिपुर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है मेघना नदी। इस नदी का नाम है मेघना नदी, और ये जो मेघना नदी है इसे बराक नदी भी कहा जाता है, या इसे सुरमा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, मणिपुर की पहाड़ी, ये क्षेत्र को जब मैं पढ़ाऊंगा तब दोबारा से इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो पद्मा नदी है, जिस पे मेघना नदी आकर के मिल गई, कहां से निकली? ये मणिपुर की पहाड़ी से, मणिपुर की पहाड़ी से। तो यहां से ये जो नदी आकर के मिल रही है, इसकी वजह से अब जो हमारी पद्मा नदी है वह कहलाती है मेघना नदी। और ये अंततः जो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जिस गंगा नदी का उद्गम हुआ था, वो मुर्शिदाबाद में भागीरथी और हुगली दो अलग अलग नामों से जानी गई, बाद में पद्मा के नाम से जानी गई, और अंततः मेघना के नाम से यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। हुगली नदी भी इसी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक और नदी है, चलिए उस नदी के बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। यहां पर एक झील है चेमायुंगडुंग। इस चेमायुंगडुंग से एक नदी निकलती सांगपो, जो बाद में दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्र और अंततः जमुना के नाम से आकर के पद्मा में मिल जाती है। क्या क्या मैंने कहा? यहां पर एक जगह है चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग, इस चेमायुंगडुंग से जो नदी निकली इसका नाम है सांगपो। ठीक है, ये सांगपो नदी, ये सांगपो नदी यहाँ पर पर्वत है नामचा बरुआ। नामचा बरुआ के करीब से, नामचा बरुआ, इस नामचा बरुआ के समीप से ये यहाँ से कुछ इस तरीके से टर्न लेती है, हेयर पिन टर्न लेती है, और यहाँ से आकर के ये कहलाती है दिहांग नदी।
और दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तत्पश्चात ये पहुंच गई कहाँ? असम। असम में हम इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी आगे चल के जब बांग्लादेश में पहुंचती है तब यहाँ ये कहलाती है जमुना नदी, और जमुना नदी पद्मा में मिल जाती है। तो ये पद्मा नदी फिर अंततः कहाँ पहुंच गए हम लोग? मेघना नदी। मेघना नदी जब पद्मा में आके मिलती है तो आगे चल के ये क्या कहलाते हैं? मेघना नदी ही कहलाती है। और इस तरीके से गंगा नदी इस अपवाह क्षेत्र को धारण की हुई है। हमने इसमें देखा कि ये कौन कौन से राज्यों में बहती है। गंगा का जो प्रवाह है, जो इसका एक्चुअल जो प्रवाह है, कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले हमने देखा कहाँ? उत्तराखंड में। उसके पश्चात हमने देखा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। उसके पश्चात में झारखंड में थोड़ा सा है। उसके पश्चात बिहार, और हम देखते हैं कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिम बंगाल के बाद में बांग्लादेश। ठीक है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ गंगा नदी को नहीं, पूरे गंगा के अपवाह तंत्र को। ठीक, अब अपवाह तंत्र के लिए अभी मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, उपनदी। पहले मैं उपनदी के बारे में एक चीज आपको बता दूं। ठीक है, इससे पहले हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये हमारी क्या है? ये गंगा नदी है। ठीक है, ये जो है एक गंगा नदी। अब ये जो गंगा नदी है, गंगा की एक सहायक नदी है, जैसे यहाँ पर यमुना, आगे चल के हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी हम लोग पढ़ेंगे क्या? चंबल। और चंबल की सहायक नदी हम लोग पढ़ लेंगे क्या? क्षिप्रा। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो कौन किसकी सहायक नदी है वो तो आसानी से पता है। क्षिप्रा कौन से अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो हम उसको चंबल अपवाह तंत्र नहीं कहेंगे या यमुना अपवाह तंत्र नहीं कहेंगे। वह नदी जो सीधे सीधे जाकर के सागर में मिल जाती है, उस नदी के नाम से अपवाह तंत्र का नाम रखा जाता है। और इसलिए क्षिप्रा भी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो ये हो गई सहायक नदी। लेकिन अभी मैंने एक नाम दिया था उपनदी। कोई भी नदी अपने डेल्टाई क्षेत्र में जा करके, चूंकि डेल्टाई क्षेत्र में अपने ही गाद के कारण वो क्या होती है? अलग अलग वितरिकाओं में टूट जाती है। तो जब ये अलग वितरिकाओं में टूटने लग जाती है तो ये जो अलग अलग जो नदी के जो अलग हिस्से बन जाते हैं, ये कहलाते हैं उपनदी। वो नदी जो जाके मुख्य नदी में, मुख्य धारा में मिल जाती हैं, वो सहायक नदी कहलाती हैं। और मुख्य धारा से अलग होने वाली नदियां क्या कहलाती हैं? उपनदी कहलाती हैं। और गंगा की उपनदी हमने देखा अभी क्या? एक हुगली और दूसरी भागीरथी। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं उपनदियां। ये दोनों हैं उपनदी, जबकि ये सब क्या हैं? ये हैं सहायक नदी। ठीक, तो अभी हमने उपनदी के बारे में देखा था। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या? गंगा की कुछ विशेष सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सहायक नदी देखते हैं। तो गंगा से ऊपर से आकर के मिलने वाली नदियां, ऐसा बोलना गलत है। कभी भी हम जब पढ़ेंगे, देखिए ये गंगा का प्रवाह क्षेत्र कुछ यूं है ना, इस ओर जा रहे हैं, तो इसमें इस ओर से जो नदी आकर के मिलेगी, गंगा के अगर प्रवाह क्षेत्र जो है, प्रवाह की दिशा अगर ये है, तो ऊपर से मिलने वाली नदी क्या कहलाएंगे? उसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां या बाएं तट पे मिलने वाली नदियां। नीचे से जो नदी जाके मिलेगी वो क्या कहलाएगी? दाएं तट पे मिलने वाली नदियां। तो नदी के जो भी सहायक नदी हम लोग कभी भी पढ़ेंगे तो हम बाएं तट या दाएं तट शब्द का प्रयोग करेंगे। अच्छा, गंगा का ये जो यहाँ पर निर्माण हुआ है देवप्रयाग, सहायक नदी की ओर बढ़ने से पूर्व मैं आपको ऐसे जो पंच प्रयाग हैं उनके बारे में बता देता हूं। ये अलकनंदा के बारे में भी थोड़ा सा कहानी हम लोग समझ लेते हैं कि इसका ये कहां से अलकनंदा बनी थी। ठीक है, हमने रामेश्वरम करके एक चार धामों में से एक जगह देखा था, है ना? वैसे ही एक और धाम है बद्रीनाथ। चार धामों में से एक जो यहाँ पर उत्तराखंड में एक धाम है बद्रीनाथ। ये बद्रीनाथ धाम जो है, यहाँ पर एक हिमानी है, इसका नाम है शतोपथ हिमानी। बद्रीनाथ के समीप एक हिमानी है जिसका नाम है शतोपथ हिमानी। ये जो शतोपथ हिमानी है, इस शतोपथ हिमानी से एक विशेष नदी निकली है जिसका नाम है विष्णु गंगा। शतोपथ हिमानी से एक विशेष नदी निकली है जिसका नाम है विष्णु गंगा। ठीक है, और शतोपथ हिमानी के समीप से ही एक और विशेष नदी निकली है जिसका नाम है धौली गंगा। विष्णु गंगा और दूसरी नदी का नाम है धौली गंगा।
जहां पर ये विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों आकर के मिल जाते हैं, इस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। ये स्थान कहलाती है विष्णु प्रयाग। इसी विष्णु प्रयाग के पश्चात, देखिए यहां पर जगह कम है, मैं यहां पे इस चीज को नहीं बना सकता, तो मैं यहां पर बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से इसको अपने कॉपी में आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। और इसी विष्णु प्रयाग के पश्चात से इन दोनों ही नदियों के मिलन के पश्चात जो नदी बनती है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। अब ये जो नदी है इसका नाम है भाई अलकनंदा, ये लीजिए, ये है अलकनंदा नदी। अब इस अलकनंदा नदी में कुछ दूरी आगे बढ़ने पर यहां पर एक नदी आकर के मिलती है। ये जो नदी है इसका नाम है नंदाकिनी नदी, ये है नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी के अलकनंदा से मिलने पर यहां पर जो संगम स्थल बनता है इसे हम कहते हैं नंद प्रयाग, यह है नंद प्रयाग। नंदाकिनी नदी के पश्चात ही इसमें एक और नदी ऐसी है आकर के मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। यहां पर आकर के मिली पिंडार नदी, और ये जो पिंडार नदी है जब ये आकर के मिलती है तो यहां पर निर्माण होता है कर्णप्रयाग का, ये बन गया कर्णप्रयाग। देखिए ये पंच प्रयाग के नाम आपसे पूछे जाते हैं, या ये जो प्रयाग जो भी बन रहे हैं कौन कौन से नदियों के कारण बन रहे हैं वो पूछा जाता है। तो बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा, बद्रीनाथ जो कि 4 धामों में से एक है, वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है केदारनाथ, ये केदारनाथ। अच्छा, मैं अभी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग बोल रहा हूं, कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताइएगा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में और कौन कौन से ज्योतिर्लिंग शामिल हैं और 4 धामों के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मुझे उम्मीद है आप जरूर वहां पर जाकर कमेंट में बताएंगे। और ये जो केदारनाथ है, इस केदारनाथ से एक विशेष नदी निकली है जिसका नाम है मंदाकिनी, इसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, ये मंदाकिनी नदी निकली, और मंदाकिनी नदी जहां पर अलकनंदा से आकर के मिलती है, देखिए इस नदी, इस धारा का नाम अभी भी अलकनंदा ही है। ये अलकनंदा से जहां पर आके मिली ये कहलाती है रुद्रप्रयाग। चौथा प्रयाग का नाम हमें मिल गया रुद्रप्रयाग। इसके पश्चात में गंगोत्री से, यहां पर है गोमुख गंगोत्री, इसी गंगोत्री से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है भागीरथी। तो गंगोत्री से अगर पूछा है गंगा का उद्गम स्थल कौन है, तो हम लोग गोमुख या गंगोत्री कहते हैं। एक्चुअल में गंगोत्री से कौन सी नदी निकली है, यहां से निकली है गंगा की एक मुख्य धारा जिसका नाम है भागीरथी। और ये भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों जहां पर मिलते हैं, इन दोनों के मिलन स्थल को हम कहते हैं क्या, यहां पर जो इनका संगम है, ये संगम कहलाती है देवप्रयाग। ठीक है, तो यहां पर से गंगा का उद्गम अगर हमें पूछा जाए तो हम जरूर गंगोत्री कहते हैं, परंतु हमें यह बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि गंगोत्री से गंगा की मुख्य धारा भागीरथी का क्या हुआ है, उद्गम। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या बन जाती है, यहां से गंगा नदी। और अब आगे हम इसको क्या नाम देने वाले हैं, ये हमने बना दिया, ये हो गई क्या हमारी गंगा नदी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का क्षेत्र, देवप्रयाग का क्षेत्र हमने देखा। देवप्रयाग के पश्चात में यहां पर एक और विशेष स्थान हमको ध्यान में रखना चाहिए जिसका नाम है हरिद्वार। हमने पढ़ा था दून और द्वार। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में हम लोगों ने दून और द्वार के बारे में काफी अच्छे से चर्चा किया हुआ था, शिवालिक हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, हरिद्वार का क्षेत्र हमको ध्यान में रखना है, ये वो स्थान है जहां से गंगा नदी मैदानी हिस्से में प्रवेश करती है। हरिद्वार के पश्चात गंगा मैदान में प्रवेश करती है, गंगा मैदान में प्रवेश करती है। इससे पहले ये क्या है, हिमालय के उबड़ खाबड़ जमीन में क्या हो रही है, ये प्रवाह हो रही है ना, अभी वहां पर बह रही थी, अब यहां से ये हरिद्वार से नीचे। ठीक, तो ये हो गया क्या, गंगा नदी का थोड़ा सा क्या इंट्रो की, कहां कहां से किस प्रकार से गंगा नदी बनी। अब हम लोग अगला एक चीज चालू करते हैं कि गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी है। चलिए आइए गंगा की मुख्य सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, तो बाएं तट से कौन कौन आके मिली, बाएं तट से एक विशेष नदी आके मिली जिसका नाम है रामगंगा। उसके पश्चात में हम देखेंगे गोमती, गोमती के बाद में देखेंगे घाघरा, ये उत्तराखंड का क्षेत्र था।
रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। घाघरा तक कौन सा है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। घाघरा जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा पर स्थित है। अभी घाघरा के पश्चात हम देखेंगे यहाँ पर गंडक, गंडक के पश्चात में हम देखेंगे बूढ़ी गंडक। ये सब नेपाल क्षेत्र से ही निकल रही होती हैं, ठीक है। ये गंडक, जैसे ये हो गया, गंडक नदी को शालिग्राम भी कहा जाता है नेपाल में। इसके पश्चात में हम लोग ये गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर हम एक बना लेते हैं यहाँ पर बागमती। बागमती के बाद में यहाँ पर एक नदी है कोसी नदी, ठीक है। ये सारी महत्वपूर्ण नदियां हैं। कोसी नदी तक क्या हो गया, बिहार का क्षेत्र समाप्त। अब हम पहुंच गए कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में ही देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर सिक्किम जो है, यहाँ तक है सिक्किम। नीचे में एक क्षेत्र है जिसका नाम है दार्जिलिंग, है ना। दार्जिलिंग की पहाड़ी के बारे में सब जान रहे हैं। तो ये जो दार्जिलिंग है, इस दार्जिलिंग से एक नदी निकली है जिसका नाम है महानंदा। इस नदी का नाम है महानंदा। और बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये जो महानंदा है वह बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी है। इसके पश्चात में जो गंगा नदी है वो मुर्शिदाबाद में भागीरथी और हुगली के नाम से दो उपनदियों में टूट जाती है, ठीक। चलिए अब मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक बार नाम लिखते हुए चलते हैं। हमने यहां पर क्या देखा? ये है रामगंगा। रामगंगा, रामगंगा के पश्चात हम देखेंगे क्या? गोमती। ये नदी है गोमती। गोमती नदी के पश्चात में ये है घाघरा। घाघरा के पश्चात में ये है गंडक। गंडक के पश्चात में ये है बूढ़ी गंडक। ये हो गई बूढ़ी गंडक, ठीक है। बूढ़ी गंडक के बाद में ये है बागमती, बागमती नदी। और उसके पश्चात में है कोसी, ठीक। और कोसी के पश्चात में ये जो नदी है इसका नाम हमने अभी कहा था क्या? महानंदा नदी। CGPSC वाले बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे इसको। महानंदा महानदी का प्राचीनतम नाम, ठीक है, वो नहीं है ये, ठीक है, इतना मत कनेक्ट करना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये महानंदा वो नदी है जो दार्जिलिंग से निकली और दार्जिलिंग से निकल करके बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा बनाते हुए आकर के पश्चिम बंगाल में गंगा में आकर के मिल जाती है। ये बाएं तट से मिलने वाली इसकी क्या है? अंतिम नदी है, ठीक। तो ये सारी नदियां हैं जो कि हिमालय से निकल करके आकर के बाएं तट में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। मैंने कहा हिमालय से निकल करके आकर के मिल जाती है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन हमको ध्यान में रखना है। ये जो गोमती नदी है इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। ये जो गोमती नदी है ये बहुत ही विशेष नदी है, इसलिए क्योंकि गोमती नदी हिमालय से नहीं निकलती, ये निकलती है फुलहर झील से। ये निकलती है फुलहर झील से निकलती है ये, ठीक है। और फुलहर झील, अच्छा फुलहर झील कहाँ है? तो ये है यूपी में, है ना। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र चल रहा है यूपी में। और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो ये है पीलीभीत जिले में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती कौन? गोमती नदी। एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो क्षेत्र हो गया भाई, ये क्या हो गया? उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया। फिर ये जो क्षेत्र हो गया क्या है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया। घाघरा के पश्चात में फिर चालू हो जाता है क्या? बिहार का क्षेत्र चालू होता है। बिहार के पश्चात में ये क्या है? पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। यहाँ पर मैं झारखंड का नाम नहीं लिखा हूँ, लेकिन थोड़ा सा झारखंड में भी क्या है? गंगा नदी अपवाह तंत्र जो है सम्मिलित है, ठीक। तो पश्चिम बंगाल के बाद की किस्से आपको पता है। हमने देखा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो गंगा में आकर के मिलती हैं कहां पर? बाएं तट में। हिमालय से एक मात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलती है परंतु दाएं तट में आके मिलती है, और वो विशेष नदी निकलती कहां से? यहां पर एक पर्वत है, उत्तराखंड में एक पर्वत है जिसका नाम है बंदरपूंछ। देखिए ये बंदरपूंछ है ना। शिवालिक हिमालय के पहले हम लोग जब मध्य हिमालय पढ़ रहे थे वहां पर, बृहद हिमालय जब पढ़ रहे थे वहां पर हमने बंदरपूंछ देखा था। बंदरपूंछ में यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री। अब मेरे ख्याल से मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, मैं कौन सी नदी के बारे में बात कर रहा हूं। यमुनोत्री से नदी निकलती है यमुना नदी, जो एकमात्र ऐसी नदी है जो आकर के दाएं तट में मिलती है किससे? गंगा नदी से। उत्तर प्रदेश में आके मिल गई। उत्तर प्रदेश में अच्छा ये गोमती के साथ में त्रिवेणी संगम है ऐसा मत सोच लेना, है ना। ये मैं थोड़ा सा आगे कुछ बना लूँ, लो ये यहाँ पर, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। कोई त्रिवेणी संगम नहीं गोमती के साथ। और यमुनोत्री, ये यमुना नदी आकर के गंगा से मिलती कहाँ पर? इलाहाबाद में। नहीं लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ प्रयागराज, है ना।
वो ज़्यादा उचित है। ठीक है, ये आकर के मिल गई कहाँ, प्रयागराज में यमुना नदी आकर के मिल गई। एकमात्र ऐसी नदी जो हिमालय से निकलती है परंतु दाएं तट में आके मिलती है। इसके अलावा दाएं तट में मिलने वाली एक नदी है टोंस नदी। ये देखिए यहां से निकल गई कौन, टोंस नदी। ये जो टोंस नदी है, ये टोंस नदी भी प्रयागराज जिले में ही जाकर के मिलती है, परंतु त्रिवेणी संगम नहीं है, यमुना के बाद में थोड़ी दूर बाद में जाकर के मिलती है। यह है टोंस नदी। टोंस नदी के बाद में मध्य प्रदेश में एक विशेष जगह है, यहां मध्य प्रदेश में एक विशेष जगह है जिसका नाम है अमरकंटक। ये अमरकंटक, अमरकंटक क्यों विशेष जगह है, देखो अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा, जो किस ओर बह रही, इधर पश्चिम की ओर बहती है। अमरकंटक के पास से एक नदी निकलती है वेनगंगा, जो किधर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है। अमरकंटक वो क्षेत्र है, ये ऐसा उथला हुआ क्षेत्र है जहां से महानदी इसकी ओर आते रहती है परंतु डिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है कहां, पूर्व की ओर। और अमरकंटक से ही एक नदी निकलती है हमारी सोन नदी। ये बिहार में पटना के पास जाकर के क्या होती है, गंगा नदी मिलती है। कौन सी नदी, सोन नदी। मतलब कि अपवाह तंत्र के पश्चात मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अपवाह प्रतिरूप। उस प्रतिरूप में मैं एक नाम लूंगा आर्य प्रतिरूप या अपकेंद्रीय प्रतिरूप, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ये अमरकंटक। अपकेंद्रीय मतलब ये ऐसा क्षेत्र है जहां से जल जो है दूर दूर ही जाते हैं, नर्मदा इधर, वेनगंगा नीचे, महानदी इधर और सूर्यगंगा उत्तर पूर्व दिशा में। तो ये जो सोन नदी है ये जो है क्या हो गई, यहाँ पहुंच चुकी है और ये पटना के समीप जाकर के मिल जाती है किसमें, गंगा नदी में। यह है सोन नदी। अब जब मैं इतने इसके कुछ सहायक नदी बता चुका हूं, अभी तक हम लोग देखे थे कि गंगा का प्रवाह कहाँ कहाँ है, इन राज्यों में है। अब जब मैं ये बता चुका हूं कि इसकी इतनी सहायक नदियां हैं, तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि इसका अपवाह तंत्र कौन कौन से राज्य में है। जैसे ही मैं यमुना की बात किया तो हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र सम्मिलित हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तो है ही। जैसे ही मैंने अमरकंटक कहा तो अमरकंटक कहने के साथ ही मध्य प्रदेश भी किस में शामिल हो गया, गंगा अपवाह तंत्र में शामिल हो गया। ये जो सोन नदी है, हमारे छत्तीसगढ़ से कुछ प्रमुख नदियां हैं, गोपद, नेऊर, बनास, रिहंद, है ना, कन्हार। ये जो नदियां हैं, ये नदियां इसी सोन नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया, छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा है वो भी शामिल हो गया किसमें, वो भी शामिल हो चुका है गंगा अपवाह तंत्र में। ऐसे ही कुछ विशेष नदियां हैं हुगली नदी की सहायक नदियां। चलिए हुगली की कुछ सहायक नदियों को देख लेते हैं हम लोग। तो ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी आप लोग अलग से नोट डाउन करके भी लिखते जाइए, कुछ जो विशेषताएं हैं वो भी लिखते जाइए। यमुना की क्या विशेषता है, ये यमुना की क्या विशेषता है, और गोमती की क्या विशेषता है, हरिद्वार का क्या विशेषता है, ये सब आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, है ना। ये जो हुगली नदी है, हुगली नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर। ये है दामोदर नदी। दामोदर नदी का नाम आप लोग दूसरी बार सुन रहे हैं। पहली बार आपने सुना था जब मैं पढ़ा रहा था छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि ये छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी दो भागों में बांटती है। ऊपर के हिस्से को हम हजारीबाग का पठार कहते हैं, नीचे के हिस्से को हम रांची का पठार कहते हैं। ये वही दामोदर नदी है और ये सहायक नदी किसकी, हुगली की। ठीक है, ये दामोदर नदी, इस पे बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई और बैराज बनाए गए। क्यों, क्योंकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, है ना। ये दामोदर नदी को क्या कहा जाता था, बंगाल का शोक कहा जाता था। अच्छा, कोसी नदी को, कोसी नदी बिहार का शोक, दामोदर बंगाल का शोक और कोसी बिहार का शोक, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा ऐसा कुछ आप लोग। और भी हुगली नदी की कुछ छोटी छोटी सहायक नदी हैं, जैसे एक सहायक नदी है पगला, एक सहायक नदी है हल्दी, एक इसकी सहायक नदी है रूपनारायण। ऐसे कुछ इसके सहायक नदियां भी यहां पर हैं, रूपनारायण। ठीक, ये कुछ नदियां हैं जो कि हुगली की सहायक नदी है। चलिए, तो अब हमारे पास क्या दिख रहा है कि इधर से ये सारा का सारा अब हरियाणा, फिर यहाँ पर दिल्ली, मध्य प्रदेश का क्षेत्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए उत्तर भारत का अधिकांश क्षेत्र जो है वो किसमें शामिल हो गया है, गंगा अपवाह तंत्र में शामिल हो गया है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यमुना के सहायक नदियों के बारे में, है ना। यमुना जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी, गंगा की, उसके कुछ सहायक नदियों को देखते हैं। तो यमुना की सहायक नदी देखिए,
यमुना की सहायक नदी सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मऊ। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है क्या, मऊ। और ये मऊ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल। इस चंबल नदी के बारे में हमने चर्चा किया था जब हम लोग मालवा का पठार पढ़ रहे थे, तो वहां हमने चर्चा किया था कि चंबल नदी की वजह से वहां पर क्या बनती है, वृहद खड्ड बनते हैं, अवनालिकाएं बनती है। और ये अवनालिकाएं क्या थी, किसी टाइम पे यहाँ पर जो डाकुओं का प्रकोप था ना, वो इसी चंबल नदी के उस अवनालिका के कारण था। चंबल नदी की जो दलदली क्षेत्र है वो प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ के निवास के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा प्राकृतिक मगरमच्छों का प्राकृतिक निवास यहीं पर है। ठीक है, चलिए चंबल। चंबल के अलावा हम देखेंगे यहाँ पर बेतवा। चंबल के अलावा बेतवा, बेतवा के बाद केन, और केन के बाद एक लिखिएगा सिंध, सिंधु नहीं सिंध। ये लो, केन बेतवा लिंकिंग परियोजना, ये सब जो चीज़ें चल रही थी, है ना। तो जब आप नदियों को इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का ही ये जो केन बेतवा लिंकिंग परियोजना था, वो सारी परियोजनाएं जब मैं बताऊंगा तब आपको ये नदियां ध्यान में आनी चाहिए। तो यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी देख ली हमने, यमुना के, अच्छा यमुना के ये क्या हुए, दाएं तट से मिलने वाली नदियां। यमुना के दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन है, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सारी नदियां हैं। यमुना के दाएं तट से भी मिलने वाली नदियां हैं, और यमुना के दाएं तट से मिलने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी में एक आपको बताऊंगा जिसका नाम है टोन्स। ये बहुत ही विचलित करने वाला प्रश्न था एक बार। ये देखो, बाएं तट से मिलने वाली एक नदी कौन सी बता दी मैंने, टोन्स। थोड़ी देर पहले हमने एक और टोन्स देखा था। इन दोनों टोन्स नदियों को अलग से हाईलाइट करके आप अपने कॉपी में बिल्कुल लिखिएगा। टोन्स नदी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती है वो किसकी सहायक नदी है, वो सहायक नदी है गंगा की। और वो टोन्स नदी जो कि हिमालय से निकलती है वो किसकी सहायक नदी है, वो यमुना की सहायक नदी है। बिल्कुल ऐसा लिखिएगा। एक और नदी यहां पर लिखिएगा, इसमें हिंडन, यमुना की एक सहायक नदी लिखिएगा हिंडन नदी। अच्छा, हिंडन नदी, जितने लोगों ने भारतीय इतिहास पढ़ा है वो हिंडन नदी तुरंत कनेक्ट कर लेंगे आलमगीरपुर से, है ना। चलो, वो जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर हिंडन नदी का जिक्र करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो है रेंड नदी, रेंड नदी, ऐसे कुछ यहाँ पर यमुना की और सहायक नदी है। तो पहले हमने गंगा की कुछ सहायक नदियों को देखा, फिर हमने यमुना की सहायक नदियों को देखा। ठीक, चलो कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो भी मैं आपको बता दूं। चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बनास। ये चंबल की सहायक नदी है जिसका नाम है बनास। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और बनास का नाम लिया था जो सोन की सहायक नदी थी। छत्तीसगढ़ से गोपद, नेऊर, बनास, ये सब क्या है, सोन की सहायक नदी। ये वो बनास नहीं है, ये बनास नदी जो कि अरावली पर्वत से निकलती है। ये बनास नदी कहां से निकलती है, अरावली पर्वत से। देखो, ये बताना क्यों जरूरी था, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं अब आपको बताने वाला हूं कि एक नदी है बारी नदी। बारी नदी जो कि बनास की सहायक नदी है, वो बनास नदी, बारी नदी, ये इस बात के प्रमाण है कि संपूर्ण उत्तर भारत, पूरा का पूरा उत्तर भारत गंगा अपाह तंत्र के हिस्से में अब आ गया। देखो, बनास नदी, अरावली पर्वत, मैंने बोला अरावली पर्वत बोलते साथ हम कहां पहुंच गया, राजस्थान। तो राजस्थान की भी नदियां अंततः कहां मिल रही हैं, गंगा नदी में। बिल्कुल। तो चंबल की एक दो और सहायक नदी यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। चंबल की एक सहायक नदी लिख लीजिएगा छिप्रा। चंबल की एक सहायक नदी छिप्रा। चंबल की एक और सहायक नदी है काली सिंध। चंबल की एक सहायक नदी लिख लीजिए काली सिंध। और चंबल की एक सहायक नदी यहां पर लिखिएगा पार्वती। पार्वती। अब पार्वती नदी के बारे में एक चीज लिखिएगा, ये जो पार्वती नदी है, ये पार्वती नदी और बेतवा नदी का जो दोआब का क्षेत्र है, यहीं पर बसा है हमारा भोपाल शहर। तो प्रश्न पूछा जाएगा अगर कि भोपाल शहर कहाँ स्थित है, या पार्वती और बेतवा नदी के दोआब क्षेत्र में कौन सा नगर है, कौन सा शहर है, तो हम बिल्कुल बता पाएंगे वो कौन है, भोपाल है। या छिप्रा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि उज्जैन शहर कौन से नदी के किनारे बसा है, किस नदी के तट पर कौन है, उज्जैन। ये सब देखिए, ये पर्यटन स्थल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, तो ये बिल्कुल पूछा जाता है। तो छिप्रा नदी के किनारे में कौन है भाई, उज्जैन है। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारा चीज हम लोग को पता होना चाहिए।
ये गंगा अपवाह तंत्र में गंगा की कुछ सहायक नदियां, और तो यहाँ पर हमने देखा उज्जैन शहर, छिपरा, पार्वती और बेतवा के किनारे के दोआब क्षेत्र में है कौन, भोपाल। वैसे ही हम देख सकते हैं गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे यहाँ पर है लखनऊ शहर। ठीक है, ये बिल्कुल जो लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा स्पष्ट नजर आएगा, बीच से मत देखिएगा वीडियो, ये जो डायग्राम है आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग से देखिए कि कैसे कैसे बनाते गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ ही साथ धीरे धीरे ये पूरा डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। जब तक आप खुद से ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे, आपके दिमाग में पूर्ण रूप से ये पूरा अपवाह तंत्र नहीं बैठेगा। तो बिल्कुल साथ ही साथ में बनाते जाइएगा। कहीं पर भी आप देखेंगे गोमती, लखनऊ, छिपरा, उज्जैन ऐसा जो लिखा रहता है वहां से आपको याद नहीं होने वाला। आप बिल्कुल डायग्राम में बनाइए और बिल्कुल वो याद होगा। तो गोमती नदी के किनारे हमने क्या देख लिया, लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज हमने यहाँ पर देख ही लिया था। ठीक है, तो ये सारी कुछ क्या हो गई, हमारे पास में कुछ प्रमुख नगर हो गए और कुछ प्रमुख सहायक नदी। इसके अलावा छोटी मोटी और भी सहायक नदी हैं जो पूछने का चांसेस बहुत कम रहता है ना। जैसे ये यहाँ पर घाघरा जो है, घाघरा की सहायक नदी है, छोटी गंडक हो गई या शारदा हो गई, ऐसे नदियों को नहीं ही पूछा जाता है। ठीक, तो ये सारा का सारा, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो इसके तुरंत बाद में बनाने वाला हूँ, जहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ गंगा अपवाह तंत्र से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं या किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर एक अलग से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक वीडियो बना हुआ है। आप इस वीडियो के पश्चात में तुरंत जाकर के वो वीडियो जरूर देखिएगा, जहां से आपको क्लियर होगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये हो गया क्या हमारा पूरा पूरा गंगा अपवाह तंत्र। अब मैं लास्ट में एक चीज और आपको बता दूं कि गंगा नदी जहां पर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, ये हुगली वाला क्षेत्र और ये मेघना नदी वाला क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है बांग्लादेश और भारत का, जहां पर ये सीमा रेखा है, और ये जो सारा क्षेत्र है ये कहलाता है क्या, सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र। सुंदरवन डेल्टा, ये क्यों जानना आवश्यक है हमारे लिए, देखिए है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है सुंदरवन डेल्टा, ये ऐसा। ठीक, सुंदरवन डेल्टा क्यों जानना है, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आखिर डेल्टा होते क्या हैं, डेल्टा क्या होते हैं समझ लेते हैं उसको पहले। देखिए यहाँ कहीं से ऊंचे ऊंचे पर्वतों से जब नदी बह करके आ रही होती है ना, तो बहाव क्षेत्र ऐसा रहता है कि ऊंचाई से जब ये नीचे की ओर आ रहे होते हैं तो अपने साथ बहुत सारे गाद निक्षेप, बड़े बड़े चट्टान पत्थर, गाद जो भी है सब साथ में ले आते हैं। परंतु जब ये सागर से मिलने वाली होती हैं, जब ये समुद्र से यहाँ पर मिलने वाली होती हैं, तब क्या होता है कि ये गाद जो है ला करके रखी हुई है, वो क्या होता है इन पर ही भारी पड़ जाता है। अब वो गाद को आगे लेके जा नहीं सकती। जब ये गाद को लेकर के आगे जा नहीं सकते तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर अपने गाद निक्षेप को छोड़ते चले जाते हैं। यहाँ पर ये अपने गाद निक्षेप को क्या कर देते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। और ये जो गाद निक्षेप जो यहाँ पर इन्होंने छोड़ा, वो लगभग डेल्टा की आकृति बनाती है ना। गणित में डेल्टा की जो आकृति बनती है, देखिए नदी इस तरीके से क्या करती है, अलग अलग वितरिकाओं में बट करके समुद्र में मिलने लग जाती हैं। ये इस तरीके से वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं और समुद्र में मिलती हैं। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है वो गणित के डेल्टा का आकृति निर्माण करती है। गणित के ये जो डेल्टा की आकृति निर्माण होती है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि पूर्वी घाट की नदियां जब सागरों में मिलने वाली होती हैं, उससे पूर्व क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऐसा ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदरवन डेल्टा प्रसिद्ध है अपने मैंग्रोव वनों के लिए। मैंग्रोव वन के लिए, मैंग्रोव वन, यहाँ पर मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। इसी सुंदरी वृक्ष के नाम के कारण ही, इसी सुंदरी वृक्ष के नाम के कारण ही इसको सुंदरवन डेल्टा कहा गया है। यहाँ पर कैसोरीना नामक वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर केवड़ा नामक वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, ये केवड़ा नामक वृक्ष पाया जाता है। खैर, मैंग्रोव वन के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे क्या, भारत में वनस्पतियाँ। जब हम वनस्पति पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैंग्रोव वन का एक अलग सा एक सेक्शन में वहाँ पर पढ़ाऊँगा, और वहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इस बार के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, IFSR 2019 के अनुसार मैंग्रोव वन में किस प्रकार की वृद्धि हुई है। 1.10% की वृद्धि हुई है, लगभग 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है मैंग्रोव वनों में।
सबसे ज्यादा वृद्धि इस बार जो मैंग्रोव वन में हुआ है वो हुआ है गुजरात के क्षेत्र में। ठीक है, तो मैंग्रोव वन ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पर है, मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पर है भारत में, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। तो मैंग्रोव वन है, एक तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गंगा नदी का जो क्या है, जब वो बंगाल खाड़ी में मिल रही है तो यहाँ पर इसके डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वन है। इसके अलावा मैंग्रोव वन पाया जाता है जब महानदी कहाँ पर जाकर के मिलती है, उड़ीसा में, तो उड़ीसा में क्या है, मैंग्रोव वन है। इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी नदियाँ आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर मैंग्रोव वन है। ठीक है, कावेरी नदी तमिलनाडु में मैंग्रोव वन है, गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में मैंग्रोव वन है। और इस बार जैसा कि मैंने बताया कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर देखने को मिली है, गुजरात में देखने को मिली है। तो वो मैंग्रोव वन के बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। ये मैंग्रोव वन क्यों खासियत, इसकी क्या खासियत है? मैंग्रोव वन ऐसे दलदली क्षेत्र में ये जो है पनपता है जहां पर मीठा और खारा पानी का बिल्कुल निश्चित अनुपात में वो चीज मिले। अब ये कैसे संभव है? ये संभव है तभी जब नदी का समुद्र में मिलन हो रहा हो, जब वो नदियां समुद्र में विलीन हो रही हो, वहीं पर मीठे और खारे पानी का क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, और इसलिए वहीं पर क्या होती हैं, मैंग्रोव वन होती हैं। ये मैंग्रोव वन के बारे में देखिए, जैसे ये हमारा जो स्थल भाग है ना, एक विशेष बात आपको बता दूं कि अगर ये स्थल भाग है, कभी कभी यहाँ पर जलीय क्षेत्र भी ये बन जाता है ज्वार भाटा के कारण। ये जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन ये नॉर्मल एक पेड़ पौधे से ये हो गया। खासियत इसकी ये होती है कि इसकी जो जड़ें होती हैं ना, ये जड़ें जमीन में अंदर की ओर तो जाती हैं, परंतु ये गुरुत्वीय बल के अपोजिट डायरेक्शन में ये फिर से क्या होती हैं, धरातल से बाहर उपजी हुई दिखलाई पड़ती हैं। ये ऐसा कुछ इस तरीके से इसकी जो जड़ें हैं ना, वो बाहर की ओर नुकीली नुकीली निकले रहती हैं और बहुत ही कठोर डंडी होती है इनकी। तो ये जो ऐसा निकला हुआ क्षेत्र जो बनता है, ये मैंग्रोव वन की बहुत खासियत है। ठीक है, ये जड़ी बूटियों के लिए और सुनामी से हमारी रक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये मैंग्रोव वन के बारे में हो गया। और मैंग्रोव वन के बारे में हम लोग क्यों पढ़े, क्योंकि ये गंगा नदी जब जा कर के कहाँ पर, गंगा नदी जा कर के बंगाल की खाड़ी में जब विलीन हो जाती है तो वहाँ पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बाकी डिटेल्स हम लोग अगले क्लास में बिल्कुल पढ़ते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पुराने सारे वीडियोस देख चुके हैं और ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही लाभदायक रहा होगा। गंगा अपवाह तंत्र से रिलेटेड और भी जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं वो मुझे आप व्हाट्सअप करके या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं थोड़ी देर बाद में आपके लिए बिल्कुल लेकर के आऊँगा, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर देखिएगा। ठीक है क्लास।